हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। देखिए, जैसा कि आप भाई बहनों ने देखा होगा, बीच में वेरी गुड, चलिए आवाज भी सही आ रही है। कृष्णा जी, प्रतिभा जी, रोहिन जी, भव्या जी, अजीत जी, सुरेंद्र, शैलेंद्र जी, मीना जी, और अभी इसमें से हाँ, क्या बात है, प्रद्युम्न गुप्ता जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। वंदना मौर्य जी हैं, हाँ आज क्लास फिर से चलने लगी। अच्छा, एक बात और, रंजीत कुमार वर्मा जी, आपको भी हम लोगों की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा, इधर 2-3 दिन से प्रैक्टिस बंद थी। 2-3 दिन से ये प्रैक्टिस इसलिए बंद थी कि आप जानते हैं चंद्रा टीम का, एक चंद्रा इंस्टीट्यूट का मेन मोटो रहा है, हमेशा से हमारे वागेश सर ने हमेशा से एक बात कहा कि भाई हम, ठीक है, ईश्वर ने पेट हमें भी दिया है, मालिक ने वो तन हमें भी दिया है, वस्त्र से ढकना पड़ता है, रोटी से इसे भरना पड़ता है, परिवार दिया है जिसका पालन पोषण करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम ये हमेशा से प्रयास करते हैं कि हमेशा से हमारा चंद्रा इंस्टीट्यूट जो है वागेश सर के निर्देशन में हमेशा से यह प्रयास करता रहा है कि अंतिम समय में जो भी परीक्षा आए उसके लिए जी जान लगा दी जाए, ताकि हमारे भाई बहन बहुत अच्छा कर सकें। और देखिए, संयोग की बात देखिए, मजे की बात देखिए कि कितना अच्छा संयोग रहा, कितना अच्छा संयोग रहा। अंतिम 39 क्वेश्चन मैंने अंतिम दिन कराए थे, और अगर आप लोगों को याद होगा तो लगभग 5 क्वेश्चन उस 39 में से फंस गए थे। 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उस 39। ब्राह्मण मैंने वहीं कराया था, ब्राह्मण के साथ साथ हिंदी प्रदीप भी कराया था। यही नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैंने वहीं आप लोगों को जो है आंचलिक उपन्यास की बात की थी, और मैंने कहा था रेणु जी के जो है मौखिक रूप से बोला था मैंने, और मैंने कहा कि रेणु जी के उपन्यासों को जरूर देख लीजिएगा। रेणु जी के उपन्यास प्रति परिकथा पूछ लिया, ठीक है। 2 प्रश्न और भी थे, उसमें से जो है वो एक ही क्वेश्चन से दोनों प्रश्न थे। हाँ, वो बोली वाले, बिहारी और वो वाले जो है, जो आपके बोलियों वाले। तो मतलब कहने का अर्थ एक था यार कि चलो ठीक है, प्रयास किया गया, अच्छा भी रहा, बहुत बढ़िया रहा। कुल मिलाकर पेपर बहुत आसान था, 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके पेपर बहुत आसान था। और पेपर वास्तव में जिसने ईमानदारी से मेहनत किया, सच में बताऊं तो लड़ाई जीएस की रही वहां। खैर, बस कहना इतना ही है कि कल बस मैं आप लोगों को केवल धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कल तमाम भाई बहनों का मैसेज आया, तमाम भाई बहनों का फोन आया, जो है संस्थान की तरफ से भी मैसेज आया कि बच्चों का फोन आ रहा है और बच्चे जो है थैंक्स कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इस जो है चंद्रा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, हम लोगों का केवल एक ही वो है बेटा कि अपना अनुभव लगाकर अपनी ऊर्जा लगाना, बाकी पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना। देखिए, मैं एक बात बहुत परम कटु सत्य बता दूं बेटे, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं, ये बात हमेशा से याद रखना, ठीक है। तो चलिए आइए अब शुरू कर दें। हम आ गए हैं अपने उस पुराने पैटर्न पर, टेट सुपर टेट की प्रैक्टिस पर, और आज हमने जो है व्याकरण के कुछ प्रश्न लिए हैं, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, जो है इन सब चीजों से, कारक से कुछ प्रश्न लिए हैं। तो इन प्रश्नों को आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत देर नहीं अच्छी होती है। तो आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज के इन प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? देखिए, मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी संज्ञा में, ये चीजें बहुत काम करती हैं बेटे, जब किसी संज्ञा में प्रत्यय, जब किसी संज्ञा में प्रत्यय लग जाता है तो वह
प्रायः भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जब किसी संज्ञा में प्रत्यय लग जाता है तो वह क्या हो जाती है? प्रायः भाववाचक संज्ञा हो जाती है। पॉइंट नंबर 1 नोट करना, बहुत काम देगा। नंबर 2, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, गौर से सुनना बेटे, वस्तु, स्थान का बोध न कराए, बोध न कराए, वह प्रायः भाववाचक संज्ञा होती है। वह प्रायः भाववाचक संज्ञा होती है। ये दोनों चीज नोट कर लेना बेटा। भाववाचक संज्ञा ढूंढने में इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। दोनों बातें नोट करना मेरे बच्चे। मैंने पहला क्या कहा कि जब किसी संज्ञा में प्रत्यय लगा हो तो वो संज्ञा प्रायः भाववाचक होती है। दूसरा मैंने कहा अगर कोई संज्ञा ऐसी है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करा रही है तो वो प्रायः भाववाचक संज्ञा होती है। और आप देख लीजिए दोनों तरीकों से, स्त्री में स्व प्रत्यय लगा है तो भाववाचक। दूसरी चीज, स्त्रीत्व से न तो किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, न वस्तु का, न स्थान का, इसलिए ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक। अगर अच्छा लगा हो तरीका, भाववाचक संज्ञा पकड़ने का तरीका अगर लगा हो कि गुरुजी ने अच्छा बताया है तो शेयर करना। ठीक है मेरे बच्चे, शेयर करना। ऐप पर भी आज से चलेगी पवन मिश्रा जी। ठीक है, ओके मेरे लल्ला। चलो आगे, चलो आगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब सुनना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पकड़ोगे? संज्ञा का आज हम पूरा एकदम समझिए ऑपरेशन कर देंगे ना। व्यक्ति जुगाड़ ही जुगाड़ केवल हमारे पास। देखो भैया, भारत में रह के हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, पर भारत में रह के हमने एक चीज सीखा, जिसके पास जुगाड़ है वो भारत में शक्तिमान है। सही कहा नहीं? जिसके पास जुगाड़ है वो भारत में शक्तिमान है, और जिसके पास जुगाड़ नहीं है वो भारत में मनमोहन सिंह है। अब आगे आप लोग समझदार हैं, व्यंग को व्यंग तक ही रखें, राजनीतिक स्तर पर न ले जाएं। लेकिन जो मैंने कहा आप शक्तिमान से भी आप समझ रहे होंगे, अब आगे आप जान जाओ। चलो, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए, जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम तो कुछ कह सकते नहीं। बस हम तो भाई साहित्य के आदमी हैं, संकेत में बात करते हैं, आप समझ सकते हैं। आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गौर से मेरी बात सुनना बेटे, मजा आ जाए तो शेयर करना। जब किसी संज्ञा से केवल एक का, जब किसी संज्ञा से केवल एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक होती है। जुगाड़ नंबर 1। जुगाड़ नंबर 2 थोड़ा इधर लिखूं क्या? जब किसी संज्ञा को, ये सबसे सही जुगाड़ है, जब किसी संज्ञा को किसी भी प्रकार से अकेला, जब किसी संज्ञा को किसी भी प्रकार से अकेला किया जा सकता हो तो वह संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक। अकेला मतलब किसी तरह से वो अकेली रह जाए, उसके जैसा दूसरा न रह जाए। अब आओ देखते हैं। गाय, ध्यान रखिएगा, ये मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि इसको याद कर लो बेटा। पशु पक्षियों के नाम जरूर याद कर लो मेरे लल्ला। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ये मैं बार बार जो है स्पेशल लिखाता हूं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में यही एकमात्र है जो आपको फंसा सकता है। पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। पहाड़, अब पहाड़ को आप अकेला थोड़ी कर सकते हैं भाई। पहाड़ कहा तो चाहे बड़का हो, छोटका हो, विंध्य हो, अरावली हो, हिमालय हो, सब पहाड़ पहाड़ हैं।
फल, फल माने कोई भी फल। पर यमुना, जैसे ही आपने कहा यमुना, केवल एक नदी, ओनली वन रिवर ना, केवल एक नदी। क्लियर हो गया ना? हाँ, मंजीत जी, खैर चलिए कोई बात नहीं। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना बेटे, एक चीज मेरी जिंदगी भर ध्यान रखना, सीखने के लिए सबसे पहले शिष्य बनने की जरूरत होती है। जब तक आप शिष्य नहीं बनोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। ये रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाते हैं? खैर हो सकता है भाई आपके यहाँ वो लैंग्वेज हो, थोड़ा सा हम लोग पूर्वांचल के आदमी हैं तो बड़े प्यार की भाषा बोलते हैं। हम अगर अपशब्द भी किसी को कहते हैं बड़े सम्मान से कहते हैं, तो कहने का मतलब इतना ही है। खैर कोई बात नहीं, तो रेगुलर ही हम पढ़ाते हैं मेरे बच्चे। बस ये था कि इधर एडेड सुपर टेट के कारण 2-3 दिन क्लास केवल वहां थी, उनकी क्लास लंबी चली थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं थी। फिर कल एग्जाम हो गया, आंसर किया गया आज से, फिर हम आपके साथ हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो भाववाचक संज्ञा से एक प्रश्न ये बहुत बढ़िया आता है और थोड़ा कठिन टाइप का होता है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा संज्ञा से बनी है, या सर्वनाम से बनी है, या अव्यय से बनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये या क्रिया से बनी है। बस एक चीज जानते हैं, जब भी ऐसा पूछे उसका मूल शब्द पकड़ना। आपको क्या करना है? उसका मूल शब्द, उसका आपको मूल शब्द पकड़ना है और देखना है कि वह मूल शब्द है क्या। अगर वह मूल शब्द संज्ञा है तो संज्ञा से बनी है, अगर वह मूल शब्द सर्वनाम है तो सर्वनाम से बनी है, अगर वह मूल शब्द क्रिया है तो क्रिया से बनी है, अगर वह मूल शब्द विशेषण है तो विशेषण से बनी है, और अगर वह मूल शब्द अव्यय है तो अव्यय से बनी है। अब यहां देख लीजिए, दूर, दूर से क्या बनेगा? दूरी, दूर। अपनत्व, अपना से बनेगा अपनत्व, ये सर्वनाम है। क्लियर? वीरता, वीर से बनेगा वीरता, वीर कैसी संज्ञा? वीर क्या है? विशेषण है। पुरुषत्व, पुरुष से बनेगा पुरुषत्व, पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मतलब ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये जातिवाचक संज्ञा। हमें बताना क्या है? अव्यय। अव्यय तो देखिए, पास, दूर, ये स्थान का बोध कराते हैं। सही ये है बेटा कि ये है क्रिया विशेषण, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया विशेषण जो होता है वो अव्यय में होता है। ठीक है, तो अव्यय, तो दूर क्या है? दूर है अव्यय। अव्यय, इसमें लगा ई तो बन गया दूरी। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चे? चलो क्वेश्चन नंबर 4, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा ना कि सब मैंने आज जो जो लिया है 4-4, 5-5 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लिया है, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा कुछ समझा सकूं। भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है? वीर। अब देखिए, वीर, अभी आपने देखा कि वीर विशेषण है भाई, वीर आदमी, वीर जो है पुरुष विशेषण है। शत्रुता, 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 ठीक है। मनुष्य, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। गुरु, गुरु जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, गुरु कहने से दुनिया में जितने भी सिखाने वाले हैं, पर शत्रुता क्या है? भाव है। भाव, भाव मतलब भाववाचक संज्ञा। तो यहां एक बात और ध्यान रखना बेटा, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं भाववाचक संज्ञा होती हैं। तीसरा पॉइंट मैंने दे दिया, 2 वहां दिया था, तीसरा दिया, हमारी भावनाएं जो होती हैं वो भाववाचक संज्ञा। भावना मतलब फीलिंग्स, जिसे आप अंग्रेजी में फीलिंग्स कहते हैं, या एक तरह से कहिए इमोशंस, जिसे हम कहें इमोशंस। इमोशंस जैसे प्रेम, घृणा, दया, ठीक है, शत्रुता, शत्रुता भी तो भाव है, शत्रु विशेषण है ना, शत्रु जातिवाचक संज्ञा भी है। ठीक है, तो जो है, और शत्रुता, ठीक है। तो इस तरह से प्रेम, घृणा, दया, शत्रुता, या हम ये कह सकते हैं जो है
क्षमा, ये सब के सब हमारे क्या हैं? भाव हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अच्छा सुनना, भाववाचक संज्ञा को सॉल्व करने का अंतिम तरीका, एक बहुत बड़े पहलवान से एक छोटा पहलवान भिड़ गया। एक बहुत बड़े पहलवान से एक छोटा पहलवान भिड़ गया, तो बड़े पहलवान ने कहा जा अपने बराबर वाले से लड़। उसने कहा ना तेरे से लड़ूंगा। बोले जा, बोला ना तेरे से लड़ूंगा। उसने कहा ठीक है आजा लंगोट बांध लंगोट आजा मैदान में। आ गया, बड़े पहलवान ने यूं पकड़ के दबा लिया छोटे पहलवान को और उठा लिया और लगा दबाने ऐसे। और जैसे दबाने लगा छोटे पहलवान की तो सांस फूलने लगी, दम घुटने लगा ना। उसे लगा ये तो मार ही डालेगा एकदम से आज। तो उसने क्या किया, यहां तक उसका मुंह पहुंच रहा था, उसने बड़े जोर से यहीं काट लिया उसको। अब जैसे ही बड़े जोर से काटा इसको, बड़े पहलवान ने झटक के छोड़ दिया। छोटा पहलवान जैसे नीचे पहुंचा, बड़े पहलवान की टांग पकड़ी, खींच दिया। अब बड़ा पहलवान गिरा धड़ाम से और उसके ऊपर चढ़ लिया। बोला मैंने कुश्ती मार दी। बड़े पहलवान ने कहा इसने चीटिंग किया, इसने चीटिंग किया, इसने चीटिंग किया। बोले क्यों? बोले इसने मुझे काटा, इसने मुझे काटा, इसने बेईमानी किया। उसने कहा मैंने कोई बेईमानी नहीं किया। बोले तब? बोले हमारे गुरुजी ने बताया था कि अंतिम दांव जब कुल से हारा तब 32 हारा। तो ये भैया अंतिम दांव गुरुजी बता रहे हैं आपको कि जब सारे दांव फेल हो जाएं तब ये दांव काम करेगा। क्या काम करेगा? तीनों विकल्प चेक कर लें, तीनों विकल्प जांच लें, बचा उत्तर सही होगा। बचा उत्तर भाववाचक संज्ञा। कैसे? अब हमने देख लिया कि ये विशेषण है, ये जातिवाचक है, ये जातिवाचक है, मतलब ये तीनों हमारा नहीं तो यही तो हुआ। तो ये क्या है? ये बिल्कुल अंतिम विकल्प है, 32 वाला है कि जब एकदम न कुछ समझ में आए तो तीनों का चेक कर लो संज्ञा, तो अपने आप चिल्ला देगा। वो कहेगा हम जाति हैं, वो कहेगा हम व्यक्तिवाचक हैं, वो कहेगा हम विशेषण हैं, वो कहेगा हम क्रिया हैं, हम फलाना हैं, हम ढिमका हैं। तो जब सारों को छाट छाट के काट दोगे तो अकेले, ठीक है। चलो बेटे, तो वास्तव में जो है देखिए, संज्ञा में मैंने जो आपको 4 ट्रिक बताई, अगर सिंसियर होकर जिस बच्चे ने भाववाचक संज्ञा की, क्योंकि संज्ञा में 90% आपसे भाववाचक संज्ञा पूछी जाती है ना, तो मैंने जो 4 ट्रिक बताई, जिस बच्चे ने सिंसियर होकर वो चारों ट्रिक नोट कर ली और उसे अच्छे से अपने ढंग से व्याख्यायित करके समझ कर लिख लिया और उसके विकल्प तक लिख लिए, मतलब जैसे कुछ अपने ढंग से, तो भैया मैं आपको सच बताऊं तो सॉल्व कर देखना, शायद एक आध क्वेश्चन कभी छूट जाए ना, आपसे गलत नहीं होगा, किसी से गलत हो जाए। भाववाचक संज्ञा आते ही आधे को पसीना आ जाता है, वॉशरूम का रास्ता देखने लगते हैं आधे ना, लेकिन पर आपसे गलत नहीं होगा। चलो, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं को ध्यान देना भैया, नहीं है। सरिता बहती है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। सवारी उतरी, स्त्रीलिंग है। बुलबुल, ठीक है, उड़ी, स्त्रीलिंग है। भेड़िया आया, पुल्लिंग है। क्या करना है? स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग। ये मैं 20 बार आपको बता चुका, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो, लिंग का निर्णय आप 3 तरह से कर सकते हैं, या तो सबसे ज्यादा जो हम प्रयोग करते हैं वो क्रिया का करते हैं, तब नंबर 2 पर हम जो प्रयोग करते हैं वो विशेषण का करते हैं, और तब नंबर 3 पर हम जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम का करते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे क्रिया लेना, चाहे विशेषण, चाहे सर्वनाम, इन सब में एक कंडीशन है कि जो भी लेना वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो। जैसे याद होगा ना, चुपके चुपके में राजपाल यादव कहता ना, जो भी लाना 2 लाना, तो जो भी लेना 2 लेना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बने वही लेना, कॉमन वाला मत लेना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बने दोनों वही लेना। जैसे नदी बहती है, नदी बहता है, तो आप खुद कहोगे कि नहीं सर नदी बहती है। सवारी उतरी, सवारी उतरा, आप कहोगे नहीं सर सवारी उतरी। बुलबुल उड़ी, बुलबुल उड़ा, आप कहोगे नहीं सर बुलबुल उड़ी ना, बुलबुल उड़ी। हाँ, भेड़िया आया, भेड़िया आई, तो आप कहोगे नहीं सर भेड़िया आया। तो देखो, अपने आप क्रिया लगाते ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अपने आप चिल्ला रहा है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, चलो बेटा, मैं आगे आपके कमेंट लूंगा। ठीक है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
दाता, दाती, दात्री, दात्री, धात्री, इसमें कुछ नहीं करना होता यार, केवल शुद्ध शब्द। ये कहने को पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, हकीकत ये है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको केवल शुद्ध शब्द का चयन करना होता है, वही आपका उत्तर होता है, चाहे उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग मान के कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मैं जरा सा आपके कमेंट भी ले लूं। हाँ, क्या बात है, मुस्कान जी, रोली जी, शैलेश सिंह जी, रुद्र यादव जी, श्वेता जी, हाँ, जितेंद्र जी, सीबी यादव जी, ऋचा जी, क्या बात है, इकोरा खान जी, अर्चना गुप्ता जी। आवाज क्लियर तो आ रही बेटे, आवाज क्लियर है, मैं भी चलाया हूं यहाँ। ठीक है, बिल्कुल, थोड़ा सा आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। सुपर टेट के नोट्स कैसे मंगाए प्राइमरी के? कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, वहां एक नोट्स का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर जाइए, वहां सारी चीज लिखी है कैसे नोट्स आपको परचेज करना। और अगर नहीं किया है आपने तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर के चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद सर्च करिएगा, वागेश सर की जो है फोटो लगी हुई, लाल कलर का लोगो बना हुआ हमारा आ जाएगा चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर मतलब इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जैसे जैसे वो कहेगा उसमें आईडी पासवर्ड बनाइएगा। आईडी पासवर्ड अपने पास याद जरूर नोट कर ले कहीं, क्योंकि कभी भूल जाने पर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर समझिए एक तरह से आपका सारा बेकार हो जाएगा, प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। तो आईडी पासवर्ड नोट करके और उसी में नोट्स का देख लें। ठीक है बेटा, चलिए मेरे बच्चे, क्या बात कर रहे हैं, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। देखिए, पौधा का पौधे हो सकता है, पुस्तक का पुस्तकें हो सकता है, पर सहायता का सहायते या सहायतों नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसका बहुवचन नहीं बनेगा। लड़का का लड़के हो सकता है, लड़कों हो सकता है प्रयोग के अनुसार। तो सीधी सी बात है, सहायता बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पीयूष राम को पीट रहा है। पीयूष राम को पीट रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पीयूष राम को पीट रहा है, संबंध कारक है, कर्म है, कर्ता है, जो है अपादान है। जल्दी आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से, बहुत जल्दी आंसर करेंगे। कह रहे हैं पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें जो है कौन सा? सर मेरा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर नहीं निकला है अभी तक। आप क्या कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा बेटा। कर्म कारक बी, बी बी, क्या बात है, नीलम जी, शैलेश जी, देवेंद्र जी, रूपेंद्र जी, प्रियंका जी, शालिनी जी, ठीक है, हाँ, प्रिया वर्मा जी। देखिए, कह रहे हैं पीयूष राम को पीट रहा है। पीट रहा है, पीटना यहाँ क्रिया है, पीटने का काम पीयूष कर रहा है, पीयूष करता है। ठीक है, तो विकल्प में करता भी है। अब कह रहे हैं राम को पीट रहा है, इसका मतलब पीटने का प्रभाव किस पर है? राम, भाई राम धोए धोए पीटा जा रहा है, मार खा रहा है, उसको चोट लग रही है, तो पीटने का प्रभाव राम पर है, राम कर्म है। और याद रखना बेटे, ये कारक का नियम है। ठीक है, कारक का नियम है कि यदि एक वाक्य में एक से अधिक कारक हैं तो आठों कारकों के क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कारकों के क्रम में जो सबसे अंतिम कारक, मतलब इस क्रम में कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, जो है संबंध, अधिकरण, संबोधन, इस क्रम में जो सबसे अंतिम कारक होता है वही सही उत्तर माना जाता है। तो आप देख रहे हैं यहां ऑप्शन में कर्ता भी है, ऑप्शन में कर्म भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो
कर्ता नंबर 1 का है, कर्म नंबर 2 का है। इसका मतलब 8 कारकों के क्रम में कर्म जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, इसलिए सही उत्तर कर्म होगा। ठीक है, क्लियर। चलो बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकट होता है? बहुत आसान है, जो है आप लोग जानते हैं, अपादान से अलग, एक वस्तु से। पर अलगाव कैसा कैसा हो सकता है ये नोट करना, नोट करना। नंबर 1 गिरना, नंबर 2 ये कोई नहीं बताया होगा, बहुत से लोगों ने कारक पढ़ाया होगा। ये जो हम बता रहे हैं ये आपको बिल्कुल जो है ना एकदम ऐसे निचोड़ के रस दे रहे हैं, पी लीजिए घटाक से, एकदम ग्लूकोज का काम करेगा। गिरना, कूदना, लांघना, ठीक है। नंबर 4 जो है जाना। नंबर 5 निकलना। नंबर 6 उगना। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये अलगाव का बोध कराने वाली क्रियाएं हैं। अगर इन क्रियाओं को देख लिया तो समझ लेना कि 100% पंचमी विभक्ति है। जैसे सवार घोड़े से गिरा, बिल्ली छत से कूदी, ना हनुमान जी समुद्र लांघे, लांघे माने उस पार चले गए, अलग हो गए कि नहीं। जाना, जैसे मैं यहां से 3 किलोमीटर दूर जाऊंगा। अब आप कहोगे गुरुजी इसी में अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं तो क्या हुआ? मैं यहां से 3 किलोमीटर दूर जाऊंगा, या मेरा घर यहां से 2 कोश, मेरा सर रहेगा वो वाला, मेरा घर यहां से 2 कोस दूर है। अब यहां 2 कोस दूर है मतलब मैं यहां से 2 कोस तो जाऊंगा, 2 कोस माने 6 किलोमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये भी अलगाव का बोध कराता है। निकलना, हिमालय से गंगा निकलती है। उगना, सूर्य पूरब से उगता है। ठीक है, यही नहीं एक बात और बता दूं, ये हो गया च्युत, पतित, हीन। ठीक है, यह क्रिया भी इसी में है। च्युत मतलब च्युत माने गिरना, जैसे पदच्युत, च्युत माने हटाया हुआ, अलगाव, जैसे पदच्युत, पद से हटाया हुआ। पतित ना, पतित भी मतलब गिरना, गिरना अधम के अर्थ में है। ठीक, यही नहीं, हीन, बुद्धिहीन, बलहीन, तो ये सब क्या है? मुक्त। लो बेटा, अब इतना कौन, ये काम कौन, कोई नहीं करेगा ये काम जो मैंने किया। ये नोट कर लो, क्रियाएं निचोड़ दिया, बिल्कुल निचोड़ के रस दे दिया आपको, घटाक से पी लो। ये क्रियाएं देखते ही पंचमी विभक्ति, तो पढ़ाना ये था। ये तो आपको पता ही है कि अलगाव में पंचमी होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो बेटा, मैंने एक बार भी नहीं कहा, बस मैंने केवल एक बार कहा कि शेयर कर लो, शेयर कर लो भाई। 4500 लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं 4500 लोग, और लाइक है केवल 1500। तो भाई या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, हाँ डर में अपादान होगा, बिल्कुल डर में। वही अपवाद की मैंने अभी बात ही नहीं की। मैंने अपवाद की भित्रार्था नाम भय हेतु, ऐसे तो बहुत है बेटे, मैंने अपवाद की बात ही नहीं की। मैंने केवल आपको क्रिया दिया। और नोट कर लो बेटा, किसी किताब तक में दिख जाए तो बताना मुझे, ठीक है, कहीं नहीं दिखेगी। चलो, अगर मजा आया हो तो शेयर करना और एक बार लाइक करना। किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का मतलब होता है आधार। अधिकरण का मतलब होता है आधार, मतलब जिस बेस पर काम हो रहा है उस बेस का बोध कराना। तो वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़ में पै पर अधिकरण हो गया। अब क्या करें? सत्ता का आधीश, गंगा का जल, रेखाओं से बना चित्र या रेखा का चित्र, ये सब है नहीं। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़। ठीक है दोस्त, अगर लगा हो कि सही है तो एक बार लाइक कर देना जरूर। एक बार लाइक, देखो बेटे आपके लाइक करने में कुछ जाता नहीं,
कुछ जाता नहीं, बस एक चीज है, थोड़ा सा आपका लाइक, आपका शेयर, ये हमारी जान होती है, ये हमारा प्राण होता है। जब हमें दिखता है कि हाँ हमारा 5000 बच्चा यहाँ खड़ा है, तो लगता है हमारे पास भी पावर है, आप हमारे हाथ पांव। बस इतना ही कहूंगा, आगे आप समझदार हैं, इसीलिए हम लोग जान लगा देते हैं। और ये नहीं, आप हैं भी यार, मैं मानता हूं आप हैं भी उतने ही निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल आप लोगों के लिए, आप लोगों के इस कार्य के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट आपका आजीवन ऋणी रहेगा, जिस निष्पक्ष भाव से आप लोग जुड़े रहते हैं। कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं तो देखते हैं। हम दिल्ली जाएंगे में कौन सा सर्वनाम है? तो भैया देखो, दिल्ली तो संज्ञा है और जाएंगे क्रिया है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। हम मतलब वी। तो आप जानते हैं कि मैं का बहुवचन हम होता है, ठीक है। तो मैं का बहुवचन, मैं माने पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हम उसका जो है पुरुषवाचक है, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन है, कठिन होगा जो वहां मैं रुकूंगा। आप यहां क्या कर रहे हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें रेखांकित शब्द, अच्छा ये होगा, रेखांकित नहीं है, कोई बात नहीं। व्याकरणिक परिचय क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखो, आपको अंडरलाइन किया है तो सर्वनाम है। अच्छा, कैसा सर्वनाम है? आप, ध्यान रखना बेटे, आपका प्रयोग दो जगह होता है। एक होता है पुरुषवाचक आप, और दूसरा होता है निजवाचक आप। गौर से एक बार सुन लेना, अगर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े तो बताना। पुरुषवाचक आप का मतलब है किसी को तुम न कहकर, किसी को तुम न कहकर सम्मान देने के लिए, किसी को तुम न कहकर सम्मान देने के लिए जो आप आता है वो पुरुषवाचक है। जिस आप का अर्थ, एक बार नोट कर लेना, जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा। जिस आप का अर्थ स्वयं या, जिस आप का अर्थ स्वयं या खुद होता है, वह क्या होता है? वह निजवाचक हो, सर्वनाम होता है। अब यहां आपका मतलब क्या है? आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम यहां क्या कर रहे हो? अब यहां तुम की जगह सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग आया है, इसका मतलब आप सर्वनाम है। कैसा है? पुरुषवाचक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? शूरवीर, सुनो बेटा एक बात मैं बता दूं, शूरवीर कौन अधिकांश अधिक, ध्यान देना, जैसे शूरवीर आदमी। देखो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि अगर विशेषण है तो उसके साथ उचित विशेष से रखिए, वो चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे, अगर मजा आ जाए तो शेयर करना, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, और अगर लगे कि हाँ गुरुजी ने आपके मन की बात कही है तो एक बार मुस्कुराना। अगर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं लेकिन किसी से नहीं बताते कि हमारा विवाह हुआ है, स्पेशली जो न्यूली मैरिड होते हैं या जिनकी शादी कम उम्र में हो जाती है। जो शादीशुदा हैं वो किसी से जल्दी नहीं बताते कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन अगर पत्नी सामने दिख जाए, कहीं भी हजारों की भीड़ में बीवी दिख गई तो बिल्कुल एकदम ऐसे गऊ की तरह खड़े हो जाएंगे, बस समझ लो ये शादीशुदा है। सही बता रहा हूं, हजारों की भीड़ में बीवी दिख गई तो एकदम ऐसे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे लगेगा इनसे बेचारा इस धरती पर कोई है ही नहीं ना। और इसलिए जो है भैया, हम भी यही बात कहते हैं कि जब सामने वाला काम सही होगा तो पहचान तो अपने आप हो जाएगी। या जिसको देखते ही आदमी की कान पूंछ गिर जाए, समझ लो उसकी पत्नी है।
और जिसको देखते ही आंखों में चमक आ जाए समझ लो माँ है। अगर बात सही लगी हो तो शेयर करना, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ही है, बिल्कुल जिसको देखते ही कान पूंछ गिर जाए समझ लो बीवी है, और जिसको देखते ही आंखों में चमक आ जाए समझ लो माँ है। अगर बात अच्छी लगी तो जरूर एक बार शेयर करना, ठीक है बेटा। अच्छा सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर पत्नी दिख गई ना तो एकदम अपने आप बता देंगे कि बस भैया हमारे वाली बात, बस एकदम जान ले जैसा है, एकदम ऐसे एकदम खड़े हो जाएंगे स्थिर से। तो कहने का मतलब है अगर विशेषण है तो विशेष से दिखाइए उसको, वो अपने आप चिल्ला देगा, अपने आप एकदम कान पूंछ टाइट करके बिल्कुल भैया हम ही हैं। आदमी, शूरवीर आदमी। अच्छा सूरवीर गुण भी है, कौन आप लोग जानते हैं? ये प्रश्नवाचक है, ये तो विशेषण होगा नहीं, सर्वनाम हो सकता है। अधिकांश माने ज्यादातर, ठीक है, अधिकांश माने ज्यादातर, ज्यादातर इसका हमेशा संख्या आदि के सेंस में होता है, अधिक माने ज्यादा, मात्रा आदि के सेंस में होता है। तो यहां जो स्पष्ट विशेषण दिख रहा है वो शूरवीर है। देखो होता क्या है, ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न, जैसे लोग कहते हैं अरे अधिकांश आदमी, भाई कह सकते हैं ना अधिकांश आदमी। अब यहां देखो वो विशेषण उतना जबरदस्त नहीं बन रहा है जितना शूरवीर आदमी ना, जितना शूरवीर आदमी। इसलिए जो है अधिकांश आदमी, ज्यादातर आदमी। अच्छा दूसरी चीज है, गुण की बात कह रहा है, ज्यादातर आदमी ये संख्या हो गई, ठीक है, अधिक भोजन ये मात्रा हो गई। तो ये दोनों मात्रा, शूरवीर ही है जो गुण का बोध करा रहा है। क्लियर? चलो क्वेश्चन, मैंने कमेंट भी नहीं देखा ना, अभी देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, पापी में कौन सा विशेषण है? अरे पापी में कोई विशेषता है ही नहीं, क्यों पापी में विशेषण बना रहे हैं? ठीक है, हाँ आवाज आ रही है। देखिए राहुल जी आपके यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जहां भी थोड़ा सा नेटवर्क, पत्नी डेंजर नहीं। अरे नीलम जी हाँ, ये देखो शिलू जी कह रहे हैं क्लास लगाए थे लेकिन नहीं चिल्लाया ना, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं, पत्नी डेंजर क्यों नहीं होगी यार? आप 500 आदमी लेकर जाते हो और शेर की तरह वो अकेले दहाड़ के चली आती है, डेंजर नहीं होगी वो है? आप 500 आदमी लेकर जाते हो, वो भी ढोल बाजा बजा के, बिल्कुल एकदम सारी तैयारी के साथ, कुछ गड़बड़ न रह जाए, और वो अकेली दहाड़ के चली आती है, डेंजर नहीं होगी? खैर ये तो केवल हंसी की बातें हैं। बशर्ते मैं एक बात बता दूं आपको बेटे, मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से पता है कि पत्नी जीवन का एक दूसरा हिस्सा है, जिसके बिना जीवन का पहला पक्ष अधूरा है ना। बिल्कुल, पत्नी जीवन का वो दूसरा हिस्सा है जिसके बिना पहला पक्ष अधूरा है। इसलिए जीवन में अगर आप संपूर्णता तो किसी में नहीं हो सकती, पर अधिकांशता मतलब चाहते हो कि जीवन आनंदपूर्ण हो तो खूब बढ़िया रहिए। चलिए आगे चलते हैं। पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। अब आप खुद जान रहे हैं बेटा, पापी संख्या तो है नहीं ना, पापी कोई सर्वनाम है ना, पापी कोई नाप तौल की इकाई है, क्या इसमें बचा है? ठीक है, चलो कल से मैं ये आवाज वाली समस्या भी आपकी और सॉल्व कर दूंगा, घबराइए नहीं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है। अब देखिए पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। अध्यापक इस वाक्य का कर्ता है। पढ़ाने का क्या और किसको? देखिए मैंने कहा था ना, अगर हम पूछें क्या और किसको, अगर क्रिया इनका उत्तर देगी तो जो है इसको हम जो है कर्म मानेंगे। तो क्या पढ़ाया? हिंदी। किसको पढ़ाया? छात्रों को। इसका मतलब ये दोनों यहां कर्म है, और कर्म की संख्या कितनी हो गई? 2। तो 2 कर्म हो गई, तो ये क्रिया बन गई द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए। अच्छा पूर्व क्रिया का लक्षण मैं बता दूं।
अंत में प्रायः कर लगा रहता है। वाक्य में दो क्रिया होंगी, ध्यान देना, वाक्य में दो क्रिया होंगी, दोनों क्रिया अलग अलग आएंगी और जिस क्रिया के अंत में प्रायः कर लगा होगा वही पूर्वकालिक होगी। संयुक्त क्रिया में भी दो क्रिया होंगी और दोनों एक साथ आएंगी, बिल्कुल बाही में बाही डारे भैया, एकदम गलबहिया के ऐसे भेंटे एकदम बगले बगल, दोनों एक साथ आएंगी, संयुक्त क्रिया होंगी। सहायक क्रिया आप जानते ही हैं, है, था, थे, थी। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, सुमित सो रहा है। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है। देखिए, सो रहा है क्रिया है, सो रहा है, कौन सो रहा है? सुमित, सुमित करता है। और मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि जब, नोट कर लेना, दवा की तरह फायदा करेगा भैया, जब वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हूं, जब वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया हूं तो क्रिया से शेयर करना, क्रिया से क्या, व्हाट, प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न में यदि कोई उत्तर मिले तो समझ लेना कि वो सकर्मक है, सकर्मक है। और यदि कोई उत्तर न मिले तो अकर्मक है, क्योंकि केवल इतना देखकर सकर्मक अकर्मक मत बनाना। अब जैसे क्रिया सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं, इसका मतलब अकर्मक क्रिया। मजा आया? मजा आया? मजा आया? ठीक है, एक बार और शेयर करोगे आप लोग, एक बार और शेयर करना मेरे बच्चे, एक बार और शेयर करना मेरे बाबू, जरूर से जरूर शेयर करना, एक बार और शेयर करना, तो हम अपनी संख्या को जो है काफी आगे ले जा सकते हैं। जल्दी शेयर करना मेरे बच्चे, प्लीज मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न विकल्पों में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। छोड़ो यार, क्या मतलब है, देखो ये चार क्रिया दिया है, केवल कुछ नहीं करना, एक लाइन में बता दे रहा हूं, बस जिंदगी में पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक लाइन। क्या सकर्मक कह रहे हैं ना, कोई बात नहीं यार, हे भैया देखो 100 की सीधी एक बात है। अरे जब संयोगिता वरमाला लेकर घूमी तो क्या सीता जी का स्वयंवर हुआ, तो भैया जेकर जेकर ब्याह करे मन रहा सब मुड़ी निगाहे आई है कि भैया हमरे में डार दिया, हमरे में डार दिया। सही है कि नहीं? तो यार सीधी सी बात है, अगर जिसका मन होगा वो अपने आप चिल्ला देगा कि हम ही हैं, हमें देखो। कैसे? बस एक काम करना, ये बरमाला बता रहा हूं आपको, जिसके गले में जाके गिर जाए समझ लो उसी की शादी है और सकर्मक है। क्या? बस जब चार क्रिया दी हो तो केवल एक काम करना, कान ऐंठ के पूछना क्या, पकड़ के क्रिया का कान ऐंठना, पूछना क्या। अगर क्रिया क्या में पोपा कर रही है तो इसका मतलब ये पति बनने लायक है। ठीक है, तो समझ लेना क्या, देखिए, क्या लेटना, क्या छूटना, कोई बात नहीं, क्या पिघलना, ठीक है, और क्या, ये क्या है यार, तड़पाना रहा होगा ना, तड़पाना, क्या तड़पाना। अब देखिए कह रहे हैं सकर्मक क्रिया, क्या लेटना, कोई आंसर नहीं। ठीक है, क्या पिघलना, बर्फ पिघलना, क्या पिघलना, ठीक है, कुछ भी ना, बर्फ का पिघलना, इसका मतलब यह जो है आपका बर्फ संज्ञा है। ठीक, तो क्या का उत्तर हमें मिल रहा है। क्या तड़पाना, तड़पना होता तो क्या तड़पाना, कोई मतलब नहीं, हम क्या तड़पाना का कोई सार्थक उत्तर नहीं निकलेगा। क्या छूटना,
कौन छूटना होता तो ठीक था, क्या छूटना ना, क्या छूटना। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यहां जो है, यहां क्या, ये इसमें जो पिघलाना, पिघलना शब्द है, ये जो है जैसे बर्फ पिघलना, तो ये शब्द सबसे सही बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे क्या छूटना, ट्रेन छूटना, क्या छूटना, बस छूटना, क्या छूटना, पसीना छूटना, तो इसका उत्तर भी सही मिल पा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें यद्यपि आंसर पिघलना ही सही है, पर छूटना शब्द भी हो सकता है। इसलिए अगर जिसने इन दोनों को लगाया है वो अपना सही मान ले, बाकी ये दो वाले गलत हैं। जिन्होंने ए और सी लगाया, ए और डी लगाया है, दे आर रॉन्ग। बट ये कई बार होता है ऐसा, लिखते समय लोग ध्यान नहीं दे पाते, पर छूटना क्रिया भाई, जैसे ट्रेन छूटना, बस छूटना, पसीना छूटना, क्या पिघलना, बर्फ पिघलना, तो कहने का मतलब है कि क्रिया ए और सी वाले दोनों सही हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैंने बता दिया मंजू जी, आपसे पहले बोल दिया मैंने। हाँ, छूटना भी हो सकता है मेरे भैया, रानी जी, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले बता दिया ये बात। ठीक है, चलो, गलत नहीं लेके जाओगे बेटा, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। कर्तृवाच्य, एक लक्षण मैंने बताया था, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। क्या? नंबर 1 मैंने कहा था कर्ता के तुरंत बाद यदि से या के द्वारा, कर्ता के तुरंत बाद यदि से या के द्वारा न लगा हो तो क्या होगा? कर्तृवाच्य, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई गलत कर पाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा, देखो राम आ गया ना, आज टहलने चला जाए, ये पूरा का पूरा वाक्य केवल क्रिया का है, इसलिए यहां भाववाच्य होगा। याद रखना, जब पूरा वाक्य केवल क्रिया का हो तो भाववाच्य होगा। छात्रों द्वारा, तो ये दोनों निकल गए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अच्छा, ये है कर्मवाच्य और ये भी है कर्मवाच्य। ठीक है, ये केवल क्रिया है, और जहां केवल क्रिया होती है वो भाववाच्य होता है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य, कर्ता जहां प्रधान हो वो कर्तृवाच्य है, कर्म जहां प्रधान हो और जहां क्रिया प्रधान हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बिल्कुल 3। क्या बात है राजेश जी, अनन्या जी, साक्षी जी, अभिषेक जी, मंजू जी, चंद्रा जी, निशा जी, आनंद जी, प्रमोद जी, ममता जी, क्या बात है मेरे बच्चे, गजब का किया है, गजब का बताया है, गजब का बताया है। और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलते हैं? देखो भैया, यह प्रश्न मैंने जानबूझकर लिया क्योंकि एक वाच्य का कॉन्सेप्ट यह भी है, नोट कर लेना, जब यद्यपि यह 100% सही नहीं निकलता, पर है एक कॉन्सेप्ट कि जब क्रिया का लिंग वचन, जब क्रिया का लिंग वचन, यार ऐसे डैश लगेगा, लिंग और वचन, लिंग या वचन नहीं, ये ऐसे कर लेना, लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो। जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य होता है। नंबर 2, जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य। और नंबर 3, जब क्रिया का लिंग
वचन, न कर्ता न कर्म, तो क्या होगा? भाववाच्य। तो ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेना बेटा। तो बी इज द राइट आंसर। जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है तो वहां कौन सा वाच्य होता है? जब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है तो वहां जो है कर्म वाच्य होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्त। ठीक है, हाँ क्या हो गया भाई? अरे 6:15 बजे से चली थी यार, 6:15 बजे से। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी समय, फिर इसी तरह से। कल प्रश्नों की संख्या और भी ज्यादा होगी और थोड़ा जो है और कठिन प्रश्न। आज तो बहुत दिन बाद केवल शुरुआत थी तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिया कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूं, 10-20 पॉइंट आप नोट करो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लगा हो कि कुछ सीखा है, कुछ अच्छा जाना है, सबसे बड़ी बात सीखना जानना सब आपको आता है। आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, आपको सब आता है। बस ये जान लो कि अगर लगा हो कि प्रश्न जल्दी सॉल्व करना कुछ आया है तो एक जाते जाते एक लाइक कर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हृदय से आभार।